वो परेशानी के आलम में इधर उधर भटक रही थी। आज के दिन का शायद ये 5वां इंटरव्यू था जो वो देकर बाहर निकली थी। शाम धुंधला रही थी और आसमान अपनी नीलाई छोड़कर अंधेरे में डूब रहा था। उसके लिए नौकरी होना बहुत जरूरी था। न घर था न कोई अपना। सिर्फ एक बहन थी जो अपाहिज थी, न बोल सकती थी और न चल फिर सकती थी। बस अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। उसके माँ बाप के देहांत के बाद उनके चाचा ने चालाकी से सारी जायदाद हड़प ली थी। वो घर और कारोबार भी जो खास तौर पर इन दोनों बहनों के नाम किए गए थे। और अब ये दोनों बहनें अपने जालिम चाचा चाची के साथ रहती थीं। मगर कुछ ही समय में कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी बहन बिस्तर पर आ गई थी। कुछ समय तो चाचा ने मुंह बनाकर उसका खर्चा दिया, मगर अब उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया था और उसे कह दिया था कि वो जल्द से जल्द अपना इंतजाम खुद कर ले। अब वो उन दोनों बहनों का खर्चा नहीं उठा सकते। या फिर उसकी चाची ने उसके सामने एक अजीब सी शर्त रख दी थी कि उनके आवारा भाई से शादी कर ले तो उसकी बहन की जिम्मेदारी भी पूरी जिंदगी उठाने के लिए तैयार है। लेकिन वो ये शादी किसी भी हालत में नहीं कर सकती थी। ये एक आवारा और बिगड़ैल टाइप का लड़का था। शुरू से ही जासवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे वो पूरे खानदान की सबसे खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, वैसे ही उसकी चाची का भाई विपुल पूरे खानदान का सबसे नालायक और आवारा लड़का माना जाता था। और अब इस शर्त के बाद तो उसके लिए जॉब ढूंढना बिल्कुल जरूरी हो चुका था, क्योंकि वो हर हाल में विपुल से शादी से इनकार करना चाहती थी। उसे अपनी सोचों की गहराइयों में डूबे वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसकी निगाह एक लड़के पर पड़ी थी। देखने में काफ़ी अमीर घराने का लग रहा था, हैंडसम भी काफ़ी था और ड्रेसिंग भी अच्छी कर रखी थी। वो अपने फ़ोन में बुरी तरह बिजी था, शायद किसी को गुस्से से डांट रहा था और उसे अपने आसपास का भी होश नहीं था। अगले ही पल एक तेज रफ्तार आती गाड़ी ने उसे जोर से ठोकर मारी और जासवी की चीख उसके होंठों से खुद ब खुद निकल गई। वो सीधा उसके पैरों के पास आकर गिरा था। हे भगवान, आप ठीक है मिस्टर? घबराहट से उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन ये हाईवे की तरफ जाता रास्ता था, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। किसी को न पाकर जासवी झटके से झुकी और उस शख्स को सीधा करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उसके सिर को देखा था, उसका चेहरा सहम गया, क्योंकि उसके सिर से तेज खून बह रहा था। डर से उसका दिल सीने में जैसे रुक सा गया। वो फौरन खड़ी हुई और जल्दबाजी में रोड पर चलती गाड़ियां रोकने लगी। उसका एक हाथ बेताबी से हवा में लहरा लहरा कर गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा हाथ उस आधे बेहोश पड़े शख्स ने कसकर थाम रखा था। मगर इस पल जासवी को उस पकड़ का जरा भी एहसास नहीं था। कुछ देर के बाद एक रिक्शा आकर रुका और उस दयालु आदमी ने जासवी की मदद करवाकर उसे पास के अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए खून ज़्यादा नहीं बहा। लेकिन वो गुरूर भरी नज़रों वाला शख्स अब बेहोश पड़ा था। जासवी ने उसके पहनावे और उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी से अंदाज़ा लगा लिया था कि वो यकीनन बहुत अमीर होगा। उसने आज तक लड़कियों की खूबसूरती के किस्से सुने थे, खुद अपनी तारीफ भी उसने लोगों के मुंह से सुनी थी, लेकिन इतना खूबसूरत मर्द उसकी आंखों के सामने से कभी नहीं गुजरा था। इस वक्त वो बेहोश था, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो उसके चेहरे के हर नक्श को गौर से देख रही थी। बंद आंखों पर झुकी हुई घनी काली पलकें बेहद खूबसूरत लग रही थीं। हल्की तराशी हुई बियर्ड उसके गोरे रंग पर बहुत प्यारी लग रही थी। खूबसूरत कटादार गुलाबी होंठ और उन होंठों के ऊपर बड़ी खूबसूरती से तराशी गई काली घनी मूछें। वो यकीन से कह सकती थी कि लड़कियां उसे देखकर दिल थाम लेती होंगी। एक बार को तो जासवी का दिल भी धड़क उठा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला था। अभी वो उसे देखने में खोई हुई थी कि उसका मोबाइल, जो कि उसके हैंडबैग में रखा हुआ था, वाइब्रेट करने लगा। कहाँ मर गई हो तुम? वक्त देखा है, रात के 8 बजने वाले हैं। महारानी घूमने फिरने निकली थी, घर की कोई फिक्र नहीं। मुफ्त की रोटियां तोड़ने को मिलती हैं ना, इसीलिए। फ़ोन आने पर वो उस शख्स से थोड़ा दूर हट गई थी ताकि उसे परेशानी ना हो, लेकिन उसे क्या पता था जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वो पीछे लेटा वही आदमी आंखें खोल चुका था और सिर थामे आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। चाची, मैंने आपको बताया तो था कि मैं इंटरव्यू के लिए निकली हूँ, देर तो होगी ही। अगर नौकरी नहीं मिली तो सिया का इलाज कैसे होगा? अरे बस करो अपनी ये सफाइयाँ, हो गया ना इंटरव्यू, अब जल्दी से घर आओ। चाची के फौरन हुक्म देने पर वो थोड़ा सा परेशान हुई थी। वो उस इंसान को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी, जबकि कुछ पता नहीं था कि वो इंसान कहाँ रहता है, उसके घर वाले कहाँ हैं।
फिर उसने हिम्मत करते हुए चाची से कह ही दिया, मैं हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि चाची की तमतमाती हुई आवाज़ उसके कानों में मिर्ची की तरह लगी थी। लो भाई सुन लो अपनी भतीजी के कारनामे। महारानी साहिबा पब्लिक सर्विस बांटती फिर रही हैं लोगों को। अरे कौन जाने किसने किसे गाड़ी से उड़ाया या फिर जानबूझकर मारा। तुम्हें दया दिखाने का भूत क्यों सवार हो गया। उसने बेबसी से आंखें बंद कर ली और फ़ोन कान से हटाया। वो इस वक्त और कुछ सुनना नहीं चाहती थी। पहले ही पूरे दिन उसने बहुत अपमान और तकलीफ सह ली थी। सुन रही हो या नहीं, चाची की आवाज़ अब भी फ़ोन पर गूंज रही थी। मजबूरन जासमी ने कॉल काट दी। वो गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ी तो एक पल को जम सी गई। वही शख्स जो कुछ देर पहले बेहोश पड़ा था अब पूरी तरह जाग चुका था और खुली आंखों से उसे ही देख रहा था। आप कैसे हैं आप? उसने घबराकर पूछा। आई एम फाइन एंड थैंक यू, उसने धीमी मगर गहरी आवाज़ में जवाब दिया। उसने हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया ही था कि पीछे से डॉक्टर आ गए और उसकी जांच करने लगे। मिस्टर, मैंने आपके डॉक्टर से कंफर्म कर लिया था, अब आप बिल्कुल ठीक हैं और घर भी जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं तो क्या आप? अरे आपका सामान तो आपकी वाइफ के पास है। नर्स का बाग के एक बम की तरह फूटा था और वो सिर्फ विवान दारा पर नहीं जासवी पर भी गिरा था। नहीं, मैं वाइफ नहीं हूँ। नॉट एट ऑल, दोनों एक साथ बोल पड़े और अगले ही पल डॉक्टर ने नर्स को घूर कर देखा। सॉरी सर, दरअसल ये नई है इसीलिए। इट्स ओके। डॉक्टर और नर्स अपना काम पूरा करके चले गए थे जबकि अब जासवी भी वापसी की तैयारी में थी। मेरे ख्याल से अब आप ठीक हैं तो मैं चलती हूँ। वो मुड़ी ही थी कि उसके पीछे से उसकी आवाज़ आई, बेट मिस। कदम अनचाहे रुक गए थे। उसने पलटकर विवान की ओर देखा। शायद वो उसका नाम जानना चाहता था। जासवी, उसने धीमी आवाज़ में बताया। हाँ तो मिस जासवी, सॉरी फॉर दैट बट मैंने आपकी कॉल सुन ली थी। जासवी की पलकें झुक गईं। भर भर कर शर्मिंदगी हुई थी कि उसकी चाची की कही हुई सारी बातें उस इंसान ने सुन ली थी। जाहिर था कि फ़ोन ख़राब होने की वजह से उसने कॉल को स्पीकर पर डाला हुआ था और उसकी चाची की कड़वी बातें उसने बिल्कुल साफ साफ सुनी होंगी। उसका चेहरा शर्म और बेबसी से गर्म हो उठा। दिल में जैसे कुछ चुभ गया। वो बस मेरी चाची ऐसी, मैं आपको जॉब दे सकता हूँ। वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि विवान की से एक वाक्य ने मानो उसकी जबान रोक दी। कहाँ वो पूरा दिन अपमान और थकान झेलते हुए एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू भटकती रही थी और अब अचानक एक उम्मीद उसके सामने खड़ी थी। आप मुझे? उसने अविश्वास से पूछा। जी, आपने मेरी मदद की और अब मैं भी मदद करके ये एहसान आपको लौटाना चाहता हूँ। आप मेरा नंबर नोट कर लें, मैं लोकेशन भेज दूंगा, कल आप आ जाइएगा। जैसे उसकी किस्मत का बंद दरवाज़ा एक ही पल में खुल गया हो। बैठे बिठाए नौकरी, सच में कोई नहीं जानता भलाई का बदला कब, कहाँ और कैसे मिल जाए। हमारी छोटी सी नेकदिली भी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान का कैसे धन्यवाद करे, फिर भी उसके कांपते होठों से थैंक्स निकला था। विवान सिर्फ हल्के से मुस्कुराया था, कुछ बोला नहीं था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और कल से मैं टाइम पर आ जाऊँगी और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। आप मुझे बार बार थैंक्स कहकर शर्मिंदा न करें प्लीज़। विवान ने उसे सहज करने की कोशिश की। घर जाते ही उसे चाची का गुस्सा सहना था, लेकिन उसकी नौकरी की बात सुनकर वो मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन वो बिल्कुल समय पर उसी पते पर पहुंच गई थी जो मिस्टर विवान ने उसे भेजा था। ऑफिस बेहद आलीशान और शानदार था। जासवी झिझकते हुए अंदर गई और उससे मिली। वो कल की तुलना में ज़्यादा तरोताज़ा, संभला हुआ और बेहद प्रभावशाली लग रहा था। कुछ ही देर में उसका इंटरव्यू हुआ और वो शानदार पैकेज के साथ जॉब पर सेलेक्ट हो गई। खुशी उसकी आंखों तक चमक बनकर आई थी, पर यह खुशी कितने दिनों की होगी वो नहीं जानती थी। कुछ दिन बेहद अच्छे गुजरे। इस दौरान उसकी विवान से मिलने या बात करने की ज़्यादा नौबत नहीं आई। वैसे भी वो इस जगह का बॉस था। लेकिन जासवी ने एक बात नोट की थी कि वो वाकई बहुत खूबसूरत था, सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि दिल से भी। वो घमंडी तो था मगर दिल का बहुत अच्छा था। ये बात जासवी ने पहले दिन समझ ली थी। ऑफिस में तो बॉस के बारे में तरह तरह की बातें उड़ती रहती हैं। इन बातों पर ध्यान देने का क्या फ़ायदा। और वैसे भी उसने विवान में कुछ भी बुरा नहीं पाया था। बॉस ने तुम्हें बुलाया है, तुरंत जाओ, ये सब काम छोड़कर। ये पहली बार था जब विवान ने उसे बुलाया था।
इससे पहले तो बाकी लोग ही उसे गाइड करते थे। आज आज क्यों बुलाया? अरे जाओ लड़की, यहाँ क्या सोच रही हो खड़ी खड़ी? जी जी जा रही हूँ। वो एकदम से बोलती हुई तेजी से ऑफिस तक भागी थी और फिर से अंदर आ गई। गुड मॉर्निंग, आपने बुलाया सर? हाँ मैंने बुलाया था, जरूरी काम है, बैठ जाओ। वो अपने कुछ बाल जो चोटी से बाहर निकल आए थे पीछे करते हुए बैठी। जैसा कि तुम जानती हो कि मेरा पीए जा चुका है, तो ये कुछ लोगों की लिस्ट है, तुम इनके इंटरव्यू ले लेना। और मैं कैसे इंटरव्यू ले सकती हूँ? बॉस मैं हूँ या तुम? वो उसके बिल्कुल पास खड़ा था और इस सवाल पर थोड़ा सा झुककर बोला, जिस पर जासवी ने नयास सिर ना में हिला दिया। क्या ना? नहीं, आप ही बॉस हैं, उसने जल्दी से कहा तो वो सिर हिलाते हुए सीधा हुआ। असल में तुम्हारी केयरिंग नेचर देखकर मुझे महसूस हुआ कि एक अच्छी पीए मेरे लिए तुम ही ढूंढ सकती हो। तो क्या वो लड़की होगी? हाँ बिल्कुल, इस बार लड़की ही ढूंढनी है। अब तुम जाओ और काम पर लग जाओ। वो सिर हिलाकर उठने लगी जब उसने आवाज़ दी, जी सर। लेकिन लेकिन जब तक तुम एक अच्छी क्वालिफाइड पीए नहीं ढूंढ लेती, मेरे लिए कॉफ़ी बनाना और मुझे फुली असिस्ट करना तुम्हारा काम है। जासवी उसकी नई फरमाइश सुनकर चौंक गई थी, जो यकीनन उसने अभी अभी सोची थी। मतलब लोग सही कहते थे, वो बहुत मूडी इंसान था। और सर मेरा काम कौन करेगा? वो तुम किसी को भी पकड़ा देना, नाम लेकर, मेरा नाम लेकर, बल्कि तुम फिक्र मत करो, बस जो मैंने कहा है वो करो। विवान पीछे मुड़ा, न जाने क्या कर रहा था वो देख न सकी। जासवी ने भी सिर हिलाया और जाने के लिए दरवाजा खोला। अभी मुझे कॉफ़ी चाहिए, पहले बनाकर लाओ। उसने हैरानी से देखा लेकिन फिर सिर हिलाकर चल दी। अब मना तो नहीं कर सकती थी ना। कुछ देर में वो कॉफ़ी बनाकर वापस आई, दरवाज़ा खोला और टेबल पर रखकर जाने ही लगी थी कि तभी वो, जो किसी काम से बाहर बाहर गया हुआ था, उसके मुड़ने पर उससे टकरा गया। विवान के दोनों हाथ उसके बाजुओं पर थे, जबकि जासवी को डर के साथ खुद पर गुस्सा भी आया। वो ठीक से सीधी भी नहीं हुई थी कि तभी दो लोग अंदर आए थे। जासवी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनमें से एक उसके चाचा थे। उन्हें देखते ही वो तुरंत सीधी हो गई। विवान भी पीछे होकर अपने एम्प्लॉय को घूरने लगा, जो किसी को उसके ऑफिस में आने से रोक नहीं सका था। जबकि जासवी के चाचा तो गुस्से से भरे खूंखार निगाहों से जासवी को घूर रहे थे। ये सब करने आती हो तुम यहाँ, इसीलिए मुझे ये लोग अंदर नहीं आने दे रहे थे। उनकी तंगदिली तो वो बरसों से सहती आई थी, मगर इस गलतफहमी को कैसे दूर करेगी, ये वो नहीं जानती थी। जासवी की तो जान पर बन आई थी। आप अंदर कैसे आ गए? और ये किस तरह बात कर रहे हैं मेरे एम्प्लॉय से? तुम्हारी एम्प्लॉय मेरी भतीजी है, और जिसने मुंह काला करवाया है ना, इसके बाद तो ये भूल जाए कि अब मैं इसे घर भी आने दूंगा। उनकी बातों पर जासवी हक्का बक्का रह गई। ये क्या बोल रहे थे? क्या ये इतनी बड़ी बात थी कि वो उसे घर आने तक नहीं देंगे? उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी, न बोल पा रही थी न हिल पा रही थी। विवान ने एक नज़र उसे देखा और उसकी हालत और उसके चाचा के अंदाज से इतना तो समझ गया कि वो घर पर भी शायद ऐसे ही जिल्लत सहती होगी। तभी यहाँ भी उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, इसलिए अब आप जा सकते हैं। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ प्लीज़ तमाशा मत लगाइए। उसने अपना गुस्सा जब्त करते हुए जासवी के चाचा को वार्न किया। वो बहुत संजीदगी और सलीके से बात कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये तमाशा और लोग सुने। अरे जाओ तुम और ये बेहया बेशरम लड़की, मैं बता रहा हूँ जासवी, खबरदार अगर मेरे घर पर अपने ये गंदे कदम भी रखे। बस बहुत पाल लिया तुम जैसी लड़की को। उंगली दिखाते हुए वो उसे बोलकर वहाँ से चले गए थे, जबकि वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें अपनी इज्जत की फिक्र ज़्यादा थी या घर से उसे निकालने की। क्या वो उसे घर से निकालने का ही मौका ढूंढ रहे थे? आप परेशान न हो, आज का आप ऑफ ले लें। कुछ देर तक वो यूं ही भीगी आंखों के साथ खड़ी रही तो विवान ने उससे कहा, लेकिन वो तो जैसे पत्थर बन गई थी, मानो उसके अंदर की जान निकल गई हो। मजबूरन विवान उसके पास आया और उसे फिर पुकारा। जासपी ने ठहरी हुई आंखें उठाई और उसे देखा। उसी पल एक आंसू टूटकर उसके गाल पर लुढ़क गया। वही आंसू विवान को बेचैन कर गया। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन जब वो घर गया तब भी उसके दिमाग में लगातार जासवी की बही भीगी आंखें और वो बहते आंसू घूम रहे थे। 2 दिन और गुजर गए। आज तीसरे दिन भी वो ऑफिस नहीं आई थी। शायद उसके चाचा ने उसे आने नहीं दिया। क्या उसे घर में बंद कर लिया होगा? वे उसे बाहर तो नहीं निकाल देंगे? वो तो बहुत गुस्से में थे शायद। उफ, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? खुद को झिड़कते हुए वो घर वापस चला गया। लेकिन वहाँ पर उस पर एक और कयामत टूटी। दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो उन्हें लेकर वो तुरंत अस्पताल चला गया।
माँ बाप के बाद उसकी पूरी दुनिया उसकी दादी ही थी। बचपन से उसे उन्होंने ही पाला था। होश रखिए ना दादी, क्या हुआ आपको? उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया था और वो बाहर ही खाली हाथ खड़ा रह गया। दिल और दिमाग से वो भीगी आंखें कुछ पलों के लिए बिल्कुल गायब सी हो गई थीं। दादी ठीक है ना वो? जी मिस्टर दारा, वो बिल्कुल ठीक है। बस उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। ये इस हफ्ते में तीसरी बार था जब वो हाई ब्लड प्रेशर कर गई थी। डॉक्टर ने उसे और जानकारी दी और चले गए। बिबान अंदर आया तो उसकी प्यारी दादी ने हाथ बढ़ाया, जिसे उसने किसी बच्चे की तरह थाम लिया, जैसे उसकी माँ उससे कई दिन दूर रही हो। क्यों करती हैं आप मेरे साथ ऐसा? कितनी बार बोला है ना टेंशन न लिया करें, मगर नहीं, वो दुख भरी आवाज़ में कह रहा था। जब दादी हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरे बच्चे, दादी सिर्फ अपने बेबान को खुश देखना चाहती हैं। तुम मेरी बात मान जाओ, शादी कर लोगे तो अपनी बीबी के अलावा किसी गलत चीज़ की ख्वाहिश नहीं होगी। बेटा, मैं तुम्हें यूँ बर्बाद होते नहीं देख सकती। उसने एक खफासी नज़र से दादी को देखा। वो माँ बाप के बाद एक हद तक दादी के साथ जुड़ा रहा था, मगर ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब हमें अपने अपनों की सख्त ज़रूरत महसूस होती है। तुम्हें लगता है कि मैं घर की चार दीवारी में रहती हूँ तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? हाँ बोलो। वो आंखें झुका गया। वो जानता था दादी इस समय क्या कह रही थीं, लेकिन वो मगरूर सा बेबान सिर झुकाए सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक दादी थी जिनके सामने उसकी कोई नहीं चलती थी। प्लीज़ दादी, दूसरी बातें मत करें। अभी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं। ये तबीयत भी मेरी तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर निर्भर करती है मेरे बच्चे। दादी की बात पर गौर करो, वरना मैं आज हूँ कल नहीं। कम से कम तुम्हारी शादी हो जाए तो चैन से मर तो सकूंगी कि मेरे पीछे भी कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला होगा। दादी, उसने तड़प कर कहा, जबकि दादी ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थीं और वो बेबस होकर उनके बूढ़े और कमज़ोर चेहरे को देखने लगा। वो अपनी दादी को कभी भी खोना नहीं चाहता था, लेकिन मौत तो एक सच्चाई है, हर किसी को आनी है, और शायद इसीलिए दादी डरी हुई थी कि अपने रहते वो उसे किसी के साथ जोड़ दें, उसकी ज़िंदगी को सेट कर दें। लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था, और रीज़न था उसकी हद से ज़्यादा स्मोकिंग। वो इस कदर स्मोकिंग करता था कि डॉक्टरों ने उसे वार्न किया था कि तुम्हारे लंग्स पर काफ़ी असर पड़ चुका है। अगर इसी तरह स्मोकिंग करते रहे तो ये उम्मीद छोड़ दो कि तुम लंबे समय तक जी सकते हो। और यही वजह थी कि वो अपनी वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बात अपनी दादी को बताकर उन्हें भी सदमा नहीं दे सकता था। रही बात स्मोकिंग की, तो वो सिगरेट पीना तो नहीं छोड़ सकता था, भले उसकी जान ही क्यों न चली जाती। वो सिगरेट का बुरी तरह एडिक्ट हो चुका था। फिर डॉक्टर के आते ही वहाँ से उठकर चला गया। अभी वो तेज़ी से कॉरिडोर पार कर रहा था कि जाते जाते उसे कोई जाना पहचाना सा लगा। वो 2 कदम पीछे गया तो उससे जासवी नजर आई। वो एक सीट पर बैठी सर दोनों हाथों में गिराए हुए थी, देखने में काफ़ी परेशान हाल लग रही थी। आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ पर वो चौंक कर उठी। कौन? रिलैक्स, मैं हूँ बिबान। सर, आप यहाँ कैसे? वो बिबान को देखकर दुपट्टा ठीक करती खड़ी हुई थी, जिस पर उसने दादी की हालत के बारे में बताया, और फिर पूछने पर पता चला कि वो इतने दिनों से अस्पताल में अपनी बहन के साथ थी, जिसकी हालत बहुत नाजुक थी। न जाने क्यों, लेकिन उसकी हालत सुनकर बिबान का दिल पसीज गया। काश वो उसके ना आने का पता ही करवा लेता। वो अभी कुछ और बोलता कि डॉक्टर बाहर आए और उस पर पहाड़ तोड़ दिया। उसकी बहन की मेजर सर्जरी होनी थी, जिसके लिए रकम का इंतजाम वो कहीं से नहीं कर सकती थी। इस दुनिया में उसका था ही कौन? सब तो मुंह मोड़ चुके थे, और उसके पास तो सिर छुपाने की छत तक नहीं थी। ऐसे में अपनी बहन की ये हालत, उसे पूरा अस्पताल अपनी आंखों के सामने गोल गोल घूमता महसूस हो रहा था, और अगले ही पल आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जासवी, जासवी! वो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई तो बिबान एक पल के लिए बुरी तरह घबरा गया और बेचैन होकर उसे पुकारने लगा। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज़ इन्हें देखें, क्या हो गया? वो घबराकर डॉक्टर को आवाज़ें देने लगा। कुछ देर में डॉक्टरों ने उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया। वो कमजोरी, थकावट और तनाव की वजह से बेहोश हो गई थी। अब उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। अभी कुछ देर पहले वो दादी के कमरे से होकर यहाँ आया था, जहाँ अब दादी होश में थी और ड्रिप भी ख़त्म होने वाली थी। हाउ वी फील नाउ? वो उसके पास जाकर बैठा और उसके मुरझाए चेहरे को देखकर पूछने लगा। मैं ठीक। उसने ये 2 शब्द भी ऐसे कहते जैसे मीलों का सफ़र तय करके आई हो। बेबान कुछ पल तक उसके बेबस चेहरे को देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एडवांस। नहीं सर, मैं आपका और एहसान नहीं ले सकती।
उसकी तरफ देखे बिना वो धीमे स्वर में बोली। चेहरे पर किसी जज्बे की एक हल्की सी भी झलक नहीं बची थी। जासवी। कुछ देर के बाद वो कुछ सोचकर बोला था, कुछ ऐसे कि वो अनचाहे ही उसकी ओर देखने लगी। क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हैरत में डूबे चेहरे के साथ माथे पर बल डाल चुकी थी। वो अचानक से शादी वाली बात क्यों कर रहा था, और उसके यूं प्रपोजल रखने के पीछे कुछ भी वजह रही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि क्या वो अब अपने बॉस से शादी करेगी, उसी बॉस से जिसकी वजह से उसके चाचा ने उसे घर से निकाल दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तुम्हारी बहन का इलाज मैं करवाऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम मुझसे शादी कर लो। ये समझ लो जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। उसे बेबान जैसे इंसान से इस बात की उम्मीद नहीं थी, यानी वो इंसान उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। उसकी बहन के इलाज के लिए पैसे देकर वो कुछ रातों के लिए उसे खरीदना चाहता है। दुख और इंसल्ट के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत उठकर खड़ी हुई। माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे ये कबूल नहीं। शादी कोई बिजनेस नहीं बेबान साहब, और अगर आपको अपने सुकून के लिए कोई औरत चाहिए तो ऐसी औरतों की कमी नहीं है, बल्कि मेरे ऊपर तो आपको लाखों रुपये खर्च करने होंगे। वो उसके मुंह पर साफ मना करके ड्रिप को बेरहमी से निकालकर आगे बढ़ गई। ये क्या कर रही हो? हाथ से खून। रहने दीजिए, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। माना मैं मजबूर हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनी इज्जत। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू उमड़ आए, लेकिन इस बार उन आंसुओं की वजह वही था। तुम मुझे गलत समझ रही हो। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पीछे मेरी कोई गंदी नीयत नहीं है। खैर, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले प्लीज़ वापस बैठ जाओ, ड्रिप पूरी होने दो। वो उसे कंधों से थामे वापस बिठा रहा था कि तभी उसके चाचा चाची वहीं पहुंच गए। पहले तो वो एक बार के लिए फिर डर गई कि शायद फिर से तमाशा लगेगा। उसने बेबान की ओर लाल नज़रों से देखा। आखिर क्यों ये इंसान उसकी ज़िंदगी में परेशानी और आराम दोनों चीज़ें एक साथ लाता था। मेरी बच्ची, क्या हाल हो गया है? चलो घर चलो। वो जो अभी और डांट या इल्ज़ाम सुनने के लिए तैयार थी, इस बात के और प्यार पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ तक कि चाचू भी आज बेबान और जासवी से अच्छे से मिले। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर समय की इस अनोखी मेहरबानी पर सिर हिला दिया। चाचू से वापस ले जाने आए थे। वो हैरान थी मगर खुश भी थी कि चलो देर से ही सही उन्हें अपनी भतीजियों का ख्याल तो आया। बेबान को भी वहाँ खड़े रहना बेकार लगा। शायद अब उसे कोई और लड़की ढूंढनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि दादी ऐसे तो नहीं मानेंगी। इस सब के बाद 2 दिन गुजर गए थे। सब अच्छे से रहा, लेकिन फिर अचानक से उठते इस प्यार की वजह समझ आई थी। वो घर के कागजात जिन पर जासवी के साइन होना जरूरी थे, पावर ऑफ अटर्नी उसके पापा ने उसे दे रखी थी। देखो बेटा, तुम्हारी शादी तो वैसे भी विपुल से हो रही है, तो ये बाहरी मामले भी उसके हवाले कर दो, ठीक है? चाचू की बातें उससे अंदर से एक बार फिर झकझोर गईं। वो लोग कैसे उसकी ज़िंदगी का फैसला कर सकते थे, वो भी इस तरह? जासवी ने आंसू पोंछते हुए फैसला किया कि वो यहाँ अब सच में चली जाएगी यहाँ से। और रही बात घर की, तो अब उसे पता था कि उसका ही है, तो बुन यहीं रहेगी। अभी वो सब सामान बांधते हुए कमरे से बाहर ही जा रही थी कि चाची ने सख्ती से उसका बाजू दबोचते हुए उसे वापस बिठा दिया। खबरदार, जो कमरे से बाहर निकली। शाम में शादी है तुम्हारी विपुल के साथ, कपड़े पहन लो बस। मैं ये शादी नहीं करूँगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। उसकी बात पर चाची ने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारा और उसके शोर शराबे को नज़रअंदाज करते हुए दरवाज़ा बाहर से बंद करके चली गईं। अब ये तभी खुलेगा जब पंडित जी शादी कराने आएंगे। जासवी ने उनके जाते ही दरवाज़ा पीटा, मगर शायद कोई नहीं था जो उसकी सुनता। उसने किसी को फ़ोन करने का सोचा तो याद आया कि वो तो फ़ोन भी बाहर ही रखकर भूल गई थी। जासवी सिर पकड़कर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस कमरे में खिड़की भी नहीं थी। कुछ ही देर में उसका दम घुटने लगा और फिर रोते रोते वो सो गई। जब आँख खुली तो चाची को अपने सिर पर खड़ा पाया। साथ में कुछ लड़कियां भी थीं जो उनके ही परिवार से थीं। सभी जासवी के तैयार होने का इंतजार कर रही थीं। मतलब वो यहाँ हमेशा के लिए फंस चुकी थी। कुछ ही देर में जोर जबरदस्ती से उसे नीचे ले जाया गया, जहाँ पंडित जी बैठे विवाह शुरू करने वाले थे। वो बेजान सी बैठ गई। पंडित जी की आवाज़ें जैसे उसके कानों में जा ही नहीं रही थीं। तभी उनके घर का दरवाज़ा खटका और कोई बिना अनुमति अंदर आ गया, जिस पर बहुत सारी सांसें रुक गईं। जासवी ने रोती हुई आंखों से ऊपर देखा, जहां बेबान हैरत से उसे ही देख रहा था। वही नजरें जो उसे बेचैन कर देती थीं। ये क्या हरकत है? ऐसे कैसे अंदर आ गए? चाचा जो दूसरे कमरे में थे, सामने वाले कमरे के दरवाजे पर उसे खड़ा हैरानी से देखकर दौड़े। आप लोग ये शादी नहीं करा सकते।
और तुम हो कौन ये बताने वाले हमें? हाँ। दोनों को आपस में भिड़ता देख चाची जासवी को कमरे में ले गई और उसे कमरे में बंद करके वापस आ गई। ये क्या तमाशा है? वो भी इस समय? विपुल को बुलाएं आप। मुझे जासवी से शादी करनी है, उसने धीरे से कहा। और अच्छा, जैसे हम। वो अभी कुछ बोलते कि उसने फिर उन्हें चुप करा दिया। बदले में उसके जो नाम है वो सब कुछ आपका। बेबान ने उनका मुंह बंद कर दिया। एक पल के लिए तो उनकी लालची बीबी और वो ठहर गए, मगर फिर चाचा ने अपनी बीबी को आंखें दिखाई। हमें बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने। शादी होते ही ये सब तो वैसे भी हमारा अपना हो जाएगा, और अगर मेरी शादी जासवी से ना होने दी तो मैं जो कर सकता हूँ उसका शायद आप लोगों ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। आप एक बार बात तो करें उससे। चाची की आवाज़ अचानक बदली थी। वो तो वैसे भी जासवी से जान छुड़वाना चाहती थी। ये शादी तो बस जायदाद के लिए थी। जल्दी सोचो, हाँ करने में आपका फ़ायदा और ना करने में। तुम हमें लालची समझते हो? हाँ, हम तो अपनी बच्ची का सोच रहे हैं। उसने उसकी बातों का खास जवाब नहीं दिया। उसे पता था वो ये सब दिखावे की बातें कर रहे हैं। जल्दी ही वो मान जाएंगे, और आखिरकार वो लोग मान गए थे। चाची अब और भी खुश नजर आ रही थीं। जासवी इस सब से अब भी बेखबर थी। उसे लगा शायद इन लोगों ने बेबान को भगा दिया होगा, मतलब अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। लेकिन उसकी हैरानी उस वक्त बढ़ी जब उसे मंडप में लाकर बिठाया गया और उसके बराबर विपुल नहीं बल्कि बेबान दारा अपनी पूरी शान और खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ बैठा हुआ था। चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी। उसने अविश्वास से चाची की ओर देखा, जिस पर उन्होंने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। जासवी, अब बस भी करो, चलो जल्दी जल्दी शादी की रस्में पूरी करो। अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इस कदर घुन्नी हो, कि नौकरी के चक्कर में बॉस को ही फंसा लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। आंखों से आंसू टूट कर गिर पड़े। न जाने अब उसके साथ आगे क्या होने वाला था। आंसू पोंछते उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और बेबान के हाथ में रख दिया। बेबान ने उसका ठंडा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबाया था, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। सब बेहद खुश नजर आ रहे थे। इस समय विपुल ने जो हंगामा करना था वो चाचा ने संभाल लिया था और वो गुस्से में बाहर निकल गया। लेकिन खैर, अभी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब जासवी से और साथ में उसकी बहन से भी उन लोगों की जान छूट रही थी। ना कुछ देना पड़ा, ना कोई नुकसान हुआ, उल्टा सिर से बोझ हट गया। चलो जासवी। इस बार वो पिछली बार से भी ज़्यादा आत्मविश्वासी चाल लिए अंदर आया। फॉर्मल ड्रेस में वो कई निगाहों का केंद्र बना हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ उसी पर जमी थीं जो शायद मानसिक रूप से यहाँ थी ही नहीं। अरे, ऐसे कैसे जा? हमें देर हो रही है, बहुत रात हो चुकी है, उसने घड़ी देखते हुए कहा और जासवी के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। मगर इसका सामान? वो उन्हें वहाँ पर नया भी मिल जाएगा, बस आप इनकी ज़रूरी चीज़ें गाड़ी में रखवा दें। उसने एक बार फिर जासवी की ओर देखा था और अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर पहले तो वो देखती रही लेकिन फिर खुद ही उसका हाथ थाम लिया। सबने तारीफी भरी निगाहों से उन्हें देखा। वो दोनों गाड़ी में चुपचाप बैठे थे। जासवी के चेहरे से साफ था कि उसे अब तक कुछ भी समझ नहीं आया था। बेबान उसकी चुप्पी से बेचैन होकर गाड़ी रोकता है और उसे अपनी ओर किया। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है जासवी। तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो तुम वहीं कैद होकर रह जाती, और मुझे भी शादी की बहुत ज़रूरत थी। मेरी दादी मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान रहती हैं और मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता, बस इसीलिए मुझे ये ठीक लगा। इनमें हम दोनों का फ़ायदा है इसमें हम दोनों का फ़ायदा है, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा घर वगैरह सब मैं वापस ला दूंगा। मगर बस कुछ समय मेरे साथ मेरे घर पर दादी के सामने एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर रह लो। 1-2 साल की बात है। मेरी दादी बीमार रहती हैं, मुझे पता है उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद तुम वापस आज़ाद हो जाओगी अपनी ज़िंदगी में, बल्कि मैं एक अच्छे से लड़के से तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। बस कुछ समय तक मेरा साथ दे दो, बदले में जो तुम कहोगी वही होगा। वो बोल रहा था और जासवी बस सुनती गई और उसे देखती चली गई। विवान की आंखों में एक विनती थी। उसने सांस भरकर सीट पर टेक लगाई थी। ये भी एक सच ही था कि विवान ने आज उसे हमेशा के लिए उस कैद से निकाल लिया था, लेकिन झूठ मूठ की शादी, और अगर आपकी दादी को पता चल गया तो? उसने आंखें खोली, सामने देखते हुए कहा, जिस पर विवान मुस्कुरा दिया। उसके लिए यही काफ़ी था कि वो मान गई थी। कुछ नहीं पता चलेगा, बस तुम उनसे नॉर्मल ही रहो। वैसे भी ये इतना मुश्किल नहीं है, शादी तो हुई है ना हमारी। वो बोलते हुए ठहरा और इधर उधर देखते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा।
थैंक यू सो मच। गाड़ी सड़क पर रवाना थी जब जासवी के कानों में उसकी आवाज़ गूंजी थी, मगर वो चुपचाप सीट पर टेक लगाए मौन सी बैठी रही। जब समय शोर मचाता है तो इंसान अक्सर यूं ही चुप हो जाता है। कल तक वो जिस चीज़ के खिलाफ थी, आज उसी चीज़ का साथ देना उसकी मजबूरी बन गया था। विवान की पेशकश स्वीकार न करती तो क्या करती? कभी कभी जिंदगी को वैसे ही चलने देना चाहिए जैसे वो चल रही होती है। हर बार अपनी मर्जी करके हम सब ठीक नहीं कर पाते। मैं तो भूल गया, दादी तो कल वापस आएंगी। वो तो अपनी कजन के घर रुकी हैं। चलो अच्छा ही है, हमें आज इतना कोई खास नाटक नहीं करना पड़ेगा। जासमी ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बाहर निकली तो उसकी आंखों ने कुछ पल सब भूल कर इस आलीशान घर को देखा था, जिसके बाहर भी फव्वारा झरने के पानी की तरह बह रहा था। चलो, वो उसके बोलने पर उसके पीछे पीछे अंदर चलने लगी। लिफ्ट का काम चल रहा है तो हमें ऊपर सीढ़ियों से जाना होगा। चल लोगी ना? तो मतलब विवान को उसकी परवाह थी। जासमी ने अपना लहंगा देखते हुए सोचा, लेकिन फिर सर झटक कर दोनों तरफ से पकड़ लिया और आगे चल दी। विवान उसके पीछे पीछे ही था। जब दूसरी ओर पैर रखते ही जासमी पर कोई लुढ़का था, जिस पर वो लड़खड़ाकर पीछे आते विवान पर गिर गई। शुक्र था कि दीवार होने की वजह से वो लोग चोटों से बचे, मगर इस समय विवान की कमर पर बहुत जोर से झटका लगा, जबकि जासवी तो चीख मारकर वहीं मुँह छिपाकर बैठी थी। जब उसे फिर से अपने पैरों में कुछ महसूस हुआ, वो और जोर जोर से चीखकर उसके कॉलर को पकड़ते अपने पैरों की तरफ देखने लगी। वहाँ एक प्यारी सी बिल्ली थी जो अब विवान के पास कूद रही थी। ओह बेला, तुमने डरा दिया अपनी नई दोस्त को। जासवी, ये बेला है, मेरी फैमिली है। विवान ने उसके करीब को नज़रअंदाज करते हुए बेला को एक हाथ से गले लगाया, जबकि जासवी की धड़कन अपने पेट में सुनाई देने पर वो तुरंत उससे सॉरी करती हुई उठी। विवान ने बेला को गोद में उठाया और अब जासवी का हाथ थामकर उसे ऊपर तक ले गया। पहले तो उसका खून सूख गया, मगर विवान के लिए जैसे ये आम बात थी। फिलहाल तुम इस कमरे में रहो, जब दादी आएंगी तब देखेंगे, ठीक है? वो बोलकर बेला को लिए जाने लगा तो जासवी ने उसे वापस रोका। मेरे कपड़े? ओ हाँ, मैं सूटकेस भिजवाता हूँ। कुछ तो रखा ही होगा तुम्हारी चाची ने। कुछ देर के बाद एक कर्मचारी के हाथ सूटकेस आया, जिस पर उसने कपड़े बदलकर बेड पर लेट गई। जहाँ तक उसे याद था वो सिर्फ अपनी दादी के साथ रहता था ना, तो इतना बड़ा घर मेंटेन करके कैसे रख लिया उसने? एक तारीफी भरी नज़रों से हर चीज़ को देखते हुए सोचा। फिर शीशे तक जाकर ब्रश ढूंढा, जो उसे कहीं नहीं मिला। ड्रेसिंग बस शायद यूं ही रखी हुई थी, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था। क्या ढूंढ रही हो? वो अभी ब्रश ही देख रही थी जब पीछे से विवान की आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी। जी, वो मुझे हेयर ब्रश चाहिए। एक पल के लिए उसकी नज़रें उसकी खुली जुल्फों में उलझी थीं, मगर उसने तुरंत ही नज़रें हटाकर इधर उधर देखा। दरअसल कोई रहता नहीं ना हमारे सिवा। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें अपना हेयर ब्रश ला कर देता हूँ। बल्कि एक काम करो, मेरे साथ मेरे ही कमरे में चलो। वहाँ जो तुम्हें अपने मुताबिक लगे वो इस्तेमाल कर लेना। मैं आपके कमरे में? हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी दादी के सामने हमें एक ही कमरे में एडजस्ट करना होगा, उसने उसे समझाते हुए कहा तो उसने भी सिर हिला दिया। विवान ने बारीकी से उसका चेहरा देखा। क्या वो सच में इतनी मासूम थी? ओके सर। उसकी बात पर वो पीछे की ओर मुड़ा। सर नहीं कहना यहाँ पर, वो सिर्फ ऑफिस के लिए था। खैर चलो अभी वहाँ। वो उसके पीछे पीछे कॉरिडोर से गुजरती एक दूसरे कमरे में आई। ये कमरा दूसरी मंजिल पर बिल्कुल बीच के हिस्से में बना हुआ था। एक पल के लिए तो वो उस कमरे की खूबसूरती में खो गई थी। इतना हसीन और विशाल कमरा उसने कभी नहीं देखा था। ये देख लो, ड्रेसिंग पर सब कुछ है, उसने ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर कहा, जबकि जासवी भी अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को साथ खड़े देखा तो एक की आंखों में ये पल कैद हो गया। अगर कोई देखता तो उनकी जोड़ी की तारीफ करते थकता नहीं। मुझे बस ये बाल सुलझाने थे। जासमी ने जल्दी से आगे बढ़कर ब्रश उठाया। कमरे की चीज़ों को देखकर लग रहा था जैसे उन पर किसी का हाथ भी न लगा हो, सब कुछ नई नई सी थी। जासमी ने धीरे धीरे ब्रश चलाया, जबकि विवान पीछे बेड पर बैठा फ़ोन पर कुछ टाइप कर रहा था। वो हल्की ब्राउन रंग की पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। बाल भीगे थे, जिन पर उसने शायद यही ब्रश चलाया होगा। जासमी ने फिर से शीशे के पार उसे देखा। अब वो फ़ोन को दूर रखकर उसकी पीठ को घूरते हुए किसी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था, मगर जासमी उसके देखने पर कंफ्यूज हो गई। उसने ब्रश को मजबूती से थामा और नज़रें दूसरी तरफ करके तेज़ी से ब्रश करने लगी। थोड़ा स्लो, स्पीड कम करो वरना बाल टूटेंगे। नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ।
उसकी नज़रों से घबराती जासवी ने कुछ भी बोल डाला, जिस पर विवान ने भौहें तानी। ओह सॉरी, दैट्स लेट मी टीच यू। वो बोलते हुए उठकर खड़ा हुआ। जासवी पलकें झपकाते पीछे मुड़ी। क्या मतलब? मेरा मतलब मैं सिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। जासवी के हाथ से ब्रश लिया, जिससे पहले उसने नहीं छोड़ा, मगर सामने वाले की पकड़ के आगे वो कुछ ना कर सकी, क्योंकि अगर इस तरह तुम दादी के सामने करोगी ना, तो वो तुम्हें भी एक खास देसी टोंट मारेंगी। जासवी को वापस शीशे की तरफ घुमाया और धीरे धीरे ब्रश चलाने लगा। विवान को मानना पड़ा कि उसके बाल बहुत मुलायम और खूबसूरत थे। वो उसके बेहद करीब खड़ा उसके बालों में कंघी कर रहा था और न जाने क्यों जासवी का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आई फॉरगेट दैट वर्ड। उसने याद करने की कोशिश की कि उसकी दादी क्या कहती हैं। जासवी ने नीचे नजरें गिराते हुए कहा, फूहड़। फूहड़ बोलेंगी वो मुझे? हाँ बिल्कुल, यही बोलती हैं वो। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर से ब्रश उसके बालों पर फेरने लगा। वो उस समय बिल्कुल भूल गया था शायद कि वो क्या कर रहा है। जासवी के बालों ने उस पर एकदम कोई जादू सा कर दिया था। उसके ब्रश फेरने के कारण जासवी की सांसें अटक रही थीं। वो हाथों की उंगलियां मरोड़ती, नजरें ही नहीं उठा पा रही थी कि तभी विवान की नजरें उसके बालों से हटकर शीशे पर पड़ी और इस दृश्य को देखकर वो जैसे वापस होश में आया था। क्या वो एक लड़की के बाल सुलझा रहा था? उसे खुद पर हंसी आई थी। शायद शायद इस लड़की की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा जादू था कि वो सब कुछ भूल गया था। कुछ पलों के लिए उसने अपने हाथ में पकड़े ब्रश को देखा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने तुरंत ब्रश वापस रखा, जबकि जासवी ने भी पट से आंखें खोल दी थीं। वो अब तुम खुद कर लो, मैं थोड़ा बाहर देख कर आता हूँ। मैंने खाना ऑर्डर किया था। उसके लहजे की मिठास एकदम से गायब हुई थी और अगले ही पल वो खुद पर झुंझलाते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद जासवी ने एक सुकून भरा गहरा सांस भरते हुए बेड पर बैठ गई थी। कितना अजीब एहसास था ये। रात को खाना खाकर वो अपने अपने कमरों में सो गए। सुबह रोजमर्रा की तरह जासवी सुबह उठी, फ्रेश हुई और फिर बाहर चली गई। पहले पहल तो उससे एक कमरा ही नहीं मिल रहा था। कल रात भी वो बस विवान के हमसफर में चली गई थी। याद रखना भूल गई कि कौन सा कमरा था। खैर, फिर कुछ सोचते हुए वो नीचे आई। खुशी की बात यह थी कि उसे किचन जल्दी मिल गया था और वहाँ मौजूद हर सामान भी। उसने कुछ बनाने का सोचा। नाश्ता बनाते बनाते ही सुबह की रोशनी हो चुकी थी कि जब उसकी मुलाकात दादी से हुई। घर में एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो भी किचन में नाश्ता बनाते देखकर दादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम कौन हो? पहले तो जासवी डर गई और हिचकिचाने लगी, लेकिन फिर उसने दादी पर यह बोलकर बम फोड़ दिया कि वो विवान की पत्नी है। उनके रिएक्शन पर जासवी के गले में गांठ सी उभरी। अब वो क्या जवाब देगी? न जाने वो क्या क्या पूछेंगी। विवान को आ जाना चाहिए था उस समय। मेरी गैर मौजूदगी में शादी, वो भी विवान की। ये मैं क्या सुन रही हूँ? दादी को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुनीता, राजू, जल्दी आओ भई। दादी ने तुरंत अपने नौकरों को आवाज़ दी थी और सोते हुए विवान को नींद से आने का आदेश दिया गया। दादी के तुरंत आदेश पर वो भी अनजाने में ही शर्टलेस ही भागता हुआ नीचे चला आया था। उसे जासवी की मौजूदगी की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि इस वक्त तक वो बिल्कुल भूल चुका था कि रात को उसने एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। लेकिन जासवी की नज़रें उस पर पड़ी तो वो तुरंत दादी की ओर पलटा, जिस पर दादी छुपकर मुस्कुरा दी। जासवी उंगली पर दुपट्टा लपेट रही थी और बुरी तरह बेचैन थी। पता नहीं अब दादी क्या सुनाने वाली थी। जबकि विवान ने गहरी सांस ली थी और अब दादी के सामने खड़ा था। दादी ने दोनों को एक नज़र देखा और यही वो पल था जब जासवी दादी को पसंद आ गई थी। विवान ने दादी को थोड़ा मसाला डालकर कहानी सुनाई कि वो जासवी की खूबसूरती पर फिदा हो गया था और इसीलिए उससे शादी कर ली। बाकी आगे की कहानी सच बताई थी उसने कि कैसे जासवी को विपुल से होने वाले विवाह के जाल से बचाया। हे भगवान, मेरी बच्ची, यहाँ आओ मेरे पास। जासवी ने एक नज़र विवान की आंखों में देखा, जिनमें अनुमति छुपी हुई थी। वो धीरे धीरे दादी के पास गई। दादी ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार से सहलाया। अब तुम जल्दी से जाओ और तैयार होकर नीचे आओ, ताकि मैं अपनी बच्ची से अच्छे से मिल सकूं और उससे ढेर सारी बातें भी कर सकूं। क्या दादी, एक तो नींद से उठा दिया, ऊपर से इस समय मैं अब नहीं आ सकता। ऑफिस के लिए भी तैयार होना है, तभी आऊँगा। वो गर्दन सहलाते हुए वापस जाने लगा, जब दादी ने उसे फिर से आवाज़ देकर रोका। जासवी को तो साथ लेकर जाओ। जाओ मेरा बच्चा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। बेवजह मेहनत कर रही थी। नहीं दादी, वो तो मैं बस। खैर, ये सुनीता देख लेगी, तुम भी जाओ और अब
विवान के साथ ही नीचे आना। नाश्ते के समय तक थोड़ा लेट जाओ। ये कहते हुए वो चली गई थी, जबकि जासवी भी विवान के पीछे पीछे चल पड़ी थी। सच तो ये था कि अब तक हिचकिचा रही थी। अब वो विवान के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने टेबल और उसके आसपास सिगरेट के बिखरे अनगिनत टुकड़े देखे थे। कहीं से भी ये रात वाला कमरा नहीं लग रहा था। अभी वो कुछ पूछने ही वाली थी कि विवान बिना जवाब दिए तकिए पर औंधे मुंह वापस बेड पर लेट गया था। वहीं साइड टेबल पर जासवी ने एक और चीज़ देखी, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक शराब की बोतल थी, साथ में गिलास था जो जमीन पर गिरा पड़ा था। मतलब वो शराब पीता था और सिगरेट जैसे नशे का आदी इंसान था। जासवी का दिल धक से रह गया। वो वहीं सोफे के किनारे टिक कर बैठी थी, आंखें विवान पर टिकी हुई थीं। कुछ देर के बाद उसे लगा कि किसी की परछाई कमरे के दरवाजे तक आई है। जासवी उठी और धीरे धीरे बाहर तक आई तो वहां दादी खड़ी थीं। उनकी नज़र अंदर कमरे पर भी पड़ी थी और फिर दादी ने अपनी कोमल आवाज में कहा, आओ मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जासवी ने उनका हाथ थामा और उनके साथ चल दी। दादी ने धीमी और गंभीर आवाज में बताया, जासवी, विवान अब तक अपने माँ बाप के जाने का गम भूल नहीं पाया है। उसका दिल बहुत अकेला है। उसके दोस्त नहीं है और उसकी दुनिया सिर्फ ऑफिस और इस कमरे तक ही सिमटी हुई है। अपने अंदर की तन्हाई वो गलत चीज़ों के सहारे दूर करने लगा। धीरे धीरे वो खुद को ख़त्म कर रहा है, मुझसे छुपाता है। हालांकि मैंने उसकी रिपोर्ट देख ली है, जिसे देखकर मेरा बीपी शूट कर गया था। उसकी गलत आदतों ने उसे अंदर से ख़त्म करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे पता है कि अब भी वो ज़िंदगी की डगर पर वापस लौट सकता है। वो सही हो सकता है अगर उसे कोई समझने वाला और उसकी तन्हाई दूर करने वाला मिल जाए। उनकी आंखों में चिंता और गहरी ममता दोनों झलक रही थीं। शादी से सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन यही वो मौका है कि विवान की ज़िंदगी में बदलाव आए। वही उसे पूरा कर सकता है जो उसका अधूरापन समझे और उसे पूरा करे। जासमी ने भीतर ही भीतर सोचा, सच है, ये खुलकर अपनी भावनाएं दिखाने वाला इंसान नहीं है। उसकी ही शांति और खुददारी उसके भीतर के दर्द की झलक है। दादी ने हाथ पकड़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अपनी मोहब्बत देकर ठीक कर दोगी। तुम करोगी ना? जासमी ने धीरे से सर हाँ में हिलाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल बुरी तरह गूंज रहा था। दादी को क्या बताऊं? ये शादी तो एक डील के सिवा कुछ भी नहीं, और उन्हें कैसे समझाऊं कि विवान ने तो यहाँ से निकलने का सारा प्लान बना रखा है। जासमी ने हल्की आवाज़ में कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें तैयार करती हूँ, ऑफिस का समय हो रहा है। दादी ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखा और कहा, बिल्कुल मेरी बच्ची, तुम उसे सही रास्ते पर ले आओगी। जासमी ने भीतर ही भीतर एक संकल्प लिया और कदम आगे बढ़ाए। उसे पता था ये सिर्फ एक शुरुआत है और अब उसे विवान की दुनिया में धीरे धीरे अपना असर डालना होगा। सुनो, उसने धीरे से कहा, यह भी तो एक बड़ा ही मुश्किल काम था। अब वो उसे कैसे उठाती? सर आप, ओह विवान जी उठ जाइए। अपने सिर पर हाथ मारते हुए वो उसके पास बैठ गई। विवान थोड़ा सा कसमसाया, लेकिन उठ नहीं रहा था। बाहर से आती सुबह की हल्की रोशनी उसके बालों को चमका रही थी, जो विवान के माथे पर भी बिखरी हुई थी। उसका आधा उज्ज्वल चेहरा जासमी ने ध्यान से देखा। उसे लड़कियों की बातें याद आई जो शादी के बाद विवान की तारीफें कर रही थीं। जासमी बेवजह मुस्कुरा दी और किसी अजीब से ख्याल में उसके बालों को धीरे से छूने लगी। चूंकि वो उठ नहीं रहा था, वो भी अब चेतन रूप से पैरों को फैलाते हुए उसकी ओर झुकी और उंगलियों से उसके बाल सहलाने लगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपकी आदत छुड़ाने की कोशिश जरूर करूँगी, उसने धीरे से खुद से कहा और आखिरकार उसे कंधे से पकड़कर उठाया। विवान ने अंगड़ाई ली और अपनी आदत के मुताबिक तकिए को पकड़ते हुए उसके चारों ओर अपनी बाहें फैलाईं। जासवी जो आराम से आधी बैठी थी, उसको जागते देखकर चौंक कर उठने लगी। कहाँ जा रही हैं? अभी तो मैं ठीक से उठा नहीं हूँ मैडम, उसने उसे वापस खींचते हुए कहा, जबकि जासवी की सांसें वहीं थम गईं। मैं बस, आप नाश्ता करने चलें प्लीज़। विवान ने दिलचस्प निगाहों से जासवी का सूखा हुआ चेहरा देखा और उसके बाल पीछे हटाए तो वो और नर्वस हो गई। सर, ओह फिर वही सर, विवान कहने की आदत डालो। अब जासवी विवान की ओर देख भी नहीं पा रही थी। एक तो वो शर्टलेस, ऊपर से दूर भी नहीं हो रहा था। न जाने क्यों। हमें नीचे जाना होगा, आप फ्रेश हो जाइए। यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई और सुबह इतनी जल्दी क्यों हो गई? जासमी ने उसके चेहरे की ओर देखा, जहाँ हिचकिचाहट का कोई निशान तक नहीं था। पहले ही दिन इतना फ्री कौन होता है?
या कहीं वो अब तक होश में ही नहीं आया। घूरो मत, नज़र लग जाएगी मुझे। पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। हाँ, मैं क्यों? ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ। उसके उठते ही विवान का हाथ हिला और वो चौंक कर सीधा हुआ। तुम यहाँ सो रही थी मेरे बेड पर? विवान के इस अनजाने पन ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, मैं तो आपको उठा रही थी ना। ओ सॉरी, मैं समझा तुम आकर लेटी हो साथ में। वो बालों में हाथ फेरता हुआ कुछ और बोले बिना बाथरूम में चला गया। क्या ये मुझे पागल समझते हैं या ये खुद पागल हैं? मुंह बनाते हुए वो नीचे की ओर चल दी। उसे दारा हाउस में आज 2 हफ्ते हो चुके थे। दादी और उसकी तो जैसे पक्की दोस्ती हो गई थी। विवान ऑफिस चला जाता, रात को देर से घर आता और उसके आने के बाद कभी मांगकर खाना खा लेता तो कभी यूं ही सो जाता। जासवी की बहन का ऑपरेशन भी कल परसों में होने वाला था। अब वो ऑफिस नहीं जाती थी। विवान ने उसे दादी के साथ ही रहने को कहा था। आज भी वो अपने कमरे में सामान ठीक कर रही थी। अपने लिए सोफे पर तकिया और कंफर्टर रख रही थी जब विवान कमरे में आया। आपके लिए खाना लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं। तुमने खा लिया? उसकी बात पर जासवी ने धीरे से सिर हिला दिया। इन दोनों के बीच ये कुछ दिनों का रिश्ता था, लेकिन वे इतने मैच्योर थे कि उसे सामान्य तरीके से हैंडल कर रहे थे, जैसे कोई अपने रूममेट के साथ रहता है, बिल्कुल वैसे ही। जब पेट भरा होगा तो भूख कैसे लगेगी? उसने अफसोस से उसकी उंगली में दबी हुई सिगरेट को देखा था और मुंह में बड़बड़ाई। विवान ने भौहें चढ़ाई और उसे देखा। इधर आओ जरा। उसने हवा में गहरा कश लिया और छोड़ दिया और उसे चौंका दिया। मैं? जी। यहाँ कोई और है आपके अलावा? नहीं, मुझे लगा आपने बेला को बुलाया है। उसने इधर उधर देखा। बेला कहीं नहीं थी, शायद सो रही होगी इस समय। ये आप तंजिया मिजाज कब से हो गई? जब से तुमसे आप पर आए हैं। और अब चौंकने की बारी विवान की थी। वो सच में उसे तुम की जगह आप कह रहा था। तो मतलब इज्जत के बदले तंज मिलेंगे अब? उसने आंखें छोटी करके जासवी से कहा, जो आधी मुस्कान लिए अब तक वहीं बैठी थी। खैर, यहाँ आइए। मगर क्यों? सवाल किए बिना यहाँ आए फौरन। उसने छूटी हुई सिगरेट फर्श पर फेंकी और जूते से रगड़कर उसे देखा। उसकी गंभीरता से वो थोड़ा सहर गई। अभी भी वही आधी मुस्कान समेट चुकी थी। मैं? पहले आप। विवान खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ा। हमारी तो कोई अरेंज मैरिज भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना। तो बेड पर क्यों आऊँ? वो ठहरी, उसकी तरफ देखी और बोलने के बाद शर्मिंदा होकर हाथों में मुंह छुपा लिया। खैर, मैं कुछ करने के लिए बुला भी नहीं रहा था, बात करनी थी आपसे। जासवी ने भी फिर से रोने जैसी शक्ल बनाई और नजरें झुकाई। क्यों वो अपनी जबान को काबू में नहीं रख सकी और कुछ भी बोल दिया। आइए। विवान ने करीब आकर उसे सोफे से उठाया और बेड पर बिठाया, मगर उसकी निगाहें नीचे ही टिक गईं। सॉरी, मेरा वो मतलब। ओ खैर, आप ही बताएं, दादी और आपके बीच क्या प्लानिंग्स चल रही हैं? उसने एक फिर से सिगरेट जलाते हुए कहा और गहरा कश लगाया। आह, क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा पीने की? उसने धुएं से चिढ़कर मुंह बनाते हुए कहा। मैंने तो कहा था कि दूसरा कमरा तैयार है। आपको ही कुछ ज़्यादा मेरी आदत हो गई है शायद, उसने लापरवाही से कहा। जासमी ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। इतना तो वो जान गई थी कि विवान बहुत ही शांत और खुशमिजाज इंसान था। ये अलग बात थी कि ऑफिस में ये रूप कभी कभार ही देखने को मिलता होगा, मगर यहाँ तो रोज। मैंने सुना है मेरी प्रेमिका की दुश्मन बन गई हैं आप। उसे मुझसे जुदा करना चाहती हैं? कौन सी प्रेमिका? उसने हैरानी से पूछा। विवान ने हंसी छुपाई। बताइए। उसके पूछने पर वो ठहरा, फिर सिगरेट को होठों से दूर किया और उसके करीब आया। इतनी ज़्यादा सिगरेट पीने के बावजूद भी विवान के होंठ काले नहीं थे, नेचुरल गुलाबी थे। उसके दिल की धड़कन मिस हुई थी, हमेशा की तरह सांसें रोके पीछे हुई। मगर बेड ग्राउंड से सिर लगता कि तभी विवान ने दूसरे हाथ से उसका सिर बचाया था। कहाँ पीछे जा रही हैं? आप भी तो आगे आ रहे हैं। अगर आप मेरी प्रेमिका और मेरे बीच में आ सकती हैं तो मैं पास क्यों नहीं आ सकता? उसके चेहरे पर झूलती लटों को फूंक से उड़ाते हुए वो उसका दम घुटा रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? दूर हटें। उसने मुंह बनाते हुए चेहरा फेर लिया। मेरी प्रेमिका भी ऐसे ही नाराज हो रही थी जब आप दोनों की साजिशों का पता चला था। मुझे जानना ही नहीं है अब किसी भी प्रेमिका के बारे में। वो उठने ही लगी थी कि विवान ने उसे बाहों से थामकर वापस बिठा दिया। अब की इतनी नज़दीकी सच में जानलेवा हो सकती थी, इसका अंदाजा दोनों को ही नहीं था। कहाँ जा रही हैं? लीजिए, फिलहाल के लिए दूर कर दिया अपनी प्रेमिका को। उसने सिगरेट फिर से एस्ट्रे में फेंकी थी। ये थी आपकी प्रेमिका? जासवी बड़ी बड़ी आंखें करके चीखी थी। वो तो कुछ और ही समझ रही थी, यानी वो सिगरेट को अपनी प्रेमिका बता रहा था। सोचते हुए उसे हंसी भी आई थी। जी, और आप क्या समझी?
उसने हंसते हुए कहा और ध्यान से जासवी के चेहरे के बदलते रंग देखे थे। अब तो वो भी खुलकर हंस पड़ी थी। ये वो तीसरी चीज थी जो विवान के दिमाग में घर कर गई थी। उसने बेइच्छा हंसती हुई जासवी के चेहरे पर आए बाल सहलाते हुए पीछे किए थे और वो चुप हो गई, या फिर ये कहें कि वो हमेशा की तरह कंफ्यूज हो गई थी। नहीं नहीं जासवी, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। विवान की तो आदत ही ऐसी है, उसे ज़्यादा सीरियस मत लेना। खुद को दिल ही दिल में समझाती वो उठने लगी, तभी विवान ने उसकी कलाई थामकर उसे रोका। आज यहीं सो जाएं? क्या मैं बेड पर? जी मेरे साथ ही। इतना बड़ा बेड है, 3 लोग तो आ भी जाएं, और हम तो बस 2 हैं। उसने खुद को होश दिलाया और अपनी कलाई छुड़ाकर तुरंत सिर हाँ में हिलाया। पता नहीं क्यों वो उसके साथ बेड पर सोने के लिए राजी हो गई थी। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, आप अपनी जगह डिसाइड कर लें। वो बोलकर अपने कपड़े बदलने चला गया था, लेकिन जासवी वो तो बस खामोश खड़ी रह गई थी। क्या वो जानते भी हैं कि वो क्या कर रहे हैं, या फिर ये सब नॉर्मल था? बस उसे अजीब लग रहा था। वो अब तक वहीं बैठी थी जब विवान वापस आया और ख़ुद उसे तकिया देने लगा। मैं सोफे पर ही। कसम ले लो मैं रात को वैम्पायर में बिल्कुल नहीं बदलता, इसलिए डरो मत, खाऊंगा नहीं तुम्हें। उसका हाथ खींचते हुए उसने उसे बेड पर बिठाया था और फिर आंखें दिखाकर उसे लिटा भी दिया, जिस पर जासवी ने अलग वाला कंफर्टर उठाकर मुंह तक ओढ़ लिया। गुड नाइट पार्टनर, सो जाओ अब चुपचाप, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा और लैंप की रोशनी बंद कर दी। थोड़ी ही देर में जासवी की गहरी और भारी सांसों की आवाज़ से विवान समझ गया था कि वो सो चुकी है। उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई थी। अपना कंबल छोड़ते हुए वो चुपके से उसके कंबल में घुस गया था और बड़े ही प्यार से उसे अपनी ओर खींचते हुए उसे अपनी मजबूत बाहों में किसी नाजुक गुड़िया की तरह समेट कर अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब किया था और फिर गहरी सांस लेते हुए उसकी खुशबू अपने अंदर उतारी थी। इतना सुकून मिला था उसे कि इतना सुकून तो उसे अपनी प्रेमिका के धुएं में डूबकर भी नहीं मिलता था। ऐसा नशा था उसके वजूद की खुशबू में कि विवान की पलकें भारी होने लगी थीं और वो उसे बाहों में लिए ही गहरी नींद सो चुका था। और यही उस अनजाने प्यार की शुरुआत थी जिसका एहसास उन्हें होकर भी समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह आँख खुली तो वो उसकी बाहों में ही थी। आप? वो एकदम चौंक कर उठी। रिलैक्स यार, पति के साथ ही हो, वो नींद से भरी बोझिल आवाज़ में बोलते हुए उसे खुद में और भी भींच चुका था। और जैसे हम इस रिश्ते की असलियत नहीं जानते, उसने गुस्से में कहा और उठने लगी। छोड़ो असलियत को, अभी तो फ़ायदा उठाते हैं ना। महसूस करो यार कितने खूबसूरत पल हैं, वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। एक हाथ से उसके बालों में हाथ फेरते हुए वो उसे शौक कर गया था। क्या वो मजाक कर रहा था? नहीं, ये मजाक नहीं हो सकता। जासवी की आंखें बेमन से नम हो गईं। वो उसे धक्का देकर उठी और भीगी आंखों से उसे देखा, जिस पर विवान ने समझाने के लिए उसका हाथ थामा, मगर उसने उसका हाथ झटक दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, माना कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मगर मेरी भी कोई इज्जत है मिस्टर विवान। वो उठकर अपना दुपट्टा खींचकर अपने ऊपर डालने लगी। कम ऑन जासवी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा मजाक। हाँ मजाक? ये मजाक नहीं था, इसीलिए तो आपने रात को मुझे बुलाया था। आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना? आपने सोचा होगा जितने दिन मैं आपके साथ हूँ, आपके जज्बातों को सुकून पहुँचाने का सामान बनूँ। उसके बाद तो आप वैसे ही मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। वो फिर से बेकाबू बोल रही थी, जिसका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। विवान ने उसे हैरत से देखा था। ठीक है, आपको जाना है ना, जाइए, चले जाइए। उसका दिल टूट चुका था। ये गलतफहमी ने उसका दिल तोड़ दिया था। विवान के कहने पर वो उठी और वहाँ से चली गई। पीछे विवान खाली हाथ बैठा रह गया। उसने डील जरूर की थी, मगर ये नहीं सोचा था कि ये शादी उसकी ज़िंदगी में इतना बदलाव लाएगी। दादी की बात सच निकली थी। उसकी ज़िंदगी में आने से उसकी सोच बदल गई थी। उसके अंदर की तन्हाइयाँ दूर होने लगी थीं। लेकिन इस बात का इजहार क्या वो गलत तरीके से कर गया था? काश उसे इजहार करना आता होता। दिन बीतते गए। जासवी की बहन का ऑपरेशन भी हो चुका था, लेकिन नतीजे उसके पक्ष में नहीं आए थे। वो अक्सर हॉस्पिटल में रहती थी, रात को घर आती और चुपचाप सो जाती। हाँ, दादी से उसकी पहले जैसी ही बातें होती थीं, लेकिन विवान ने उससे उस दिन के बाद से एक शब्द भी नहीं कहा था और ना ही वो उससे कोई बात करता। ये दरार, ये फासले पैदा कर गई थी। जो करीब आ रहे थे वो अब दूर हो गए थे, लेकिन फासलों को ख़त्म करने के लिए भी कोई हादसा ज़रूरी होता है। और उनकी ज़िंदगी में भी एक हादसा आया। जब वो रात के पहर घबरा कर उठी
विवान की तरफ निगाह गई तो वो टेरेस पर रखे सोफे पर बैठा था। आसपास सिगरेट के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था। उनके बीच का फासला बढ़ा तो उसका सिगरेट पीने का रेशियो भी और बढ़ गया था। जासमी ने अफसोस से निगाहें फेर लीं। उसने यह भी नोट किया था कि पहले वो सिगरेट कम करने लगा था क्योंकि जासमी को उसकी बू पसंद नहीं थी, मगर उस दिन के बाद तो वो पहले से भी ज़्यादा पीने लगा था। रोज़ रात को टेरेस पर जाकर बैठ जाता, जो कमरे के साथ ही बना हुआ था। शीशे की दीवार से साफ झलकता। वो उठी और टेरेस के शीशे पर हाथ रखा। उसे अब विवान की हालत पर रहम आ रहा था। आंखों में आंसू भर आए। क्या वो उसे दिन बहुत ज़्यादा बोल गई थी? और शायद अब विवान के दिल में वो बात चुभ गई थी, तभी वो अब उसे देखकर भी उसे अनदेखा कर देता था। जासवी को अपनी बेबाक बोलने की आदत का एहसास हो चुका था, मगर वो पहल भी करे तो कैसे करे। वो कमरे में वापस बेड पर आकर बैठ गई। दिल भारी सा हो रहा था कि तभी विवान का फ़ोन बजा। विवान ने वहीं से बैठकर उसे देखा था। फिर फ़ोन कान से लगाते हुए उसके हाथ से एकदम सिगरेट छूटकर नीचे गिरी थी। जासमी ने उसका सपाट चेहरा देखा और सीधे होकर बैठी। तभी विवान ने उस दिन के बाद पहली बार उसकी ओर देखा था, लेकिन उसका चेहरा क्या बता रहा था। वो उठकर धीमी चाल चलते हुए अंदर आया। जासमी ने हैरानी से उसे देखा। उसके चेहरे पर क्या था? हिम्मत, उदासी या फिर कुछ और? जासमी, वो उसके सामने बेड पर आकर बैठा। जासमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा क्या सुना था उसने फ़ोन पर? उसका दिल और भी घबराने लगा। आंखों में खुद ब खुद आंसू आने लगे। दिमाग में कई विचार उमड़ रहे थे। क्या हुआ था ऐसा? विवान, क्या हुआ है? आप ऐसे? उसने जासवी के हाथ पकड़े और फिर आगे बोला। जासवी, सिया का निधन हो गया है। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। वो जासवी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वहीं जासवी ने आश्चर्यचकित होकर विवान की ओर देखा। आप क्या कह रहे हैं? कुछ भी? अस्पताल से फ़ोन आया है। सिया अब नहीं रही। अपने हाथ छुड़ाते हुए वो इनकार में सिर हिला रही थी। आप मुझसे उस दिन का बदला ले रहे हैं ना? नहीं ना, इतना इतना घटिया मजाक फिर से? इतना घटिया मजाक? उसने सिसकते हुए कहा। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। ये नहीं हो सकता। माँ पापा के बाद एक बहन ही तो थी। वो भी नहीं रही। वो कैसे जा सकती है? मैं देख कर आती हूँ। वो एकदम से उठकर जाने लगी तो बेबान ने उसे रोकते हुए गले लगा लिया। उसके लिए ये खुद एक झटका था। उसके सामने उसकी प्रिय का अपने हाथ से चले जाना। हाँ प्रिय, वो उसकी प्रिय ही तो थी। बस इस बात का एहसास होने में उसे एक हादसा चाहिए था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो नहीं जा सकती। वो ऐसे कैसे जा सकता है कोई? वो अब बिलक बिलक कर उसके गले से लगी रो रही थी। कमरा जासवी की चीखों से भर गया था। विवान ने उसे और अपने अंदर खींच लिया और अपने आंसू पी गया। उसका दिल दुख रहा था, मगर वो क्या कर सकता था? काश वो कुछ कर पाता तो उसके लिए ज़रूर कर देता, मगर वो खुद अपने माँ पापा को बचा नहीं सका था। और फिर जाने वालों को कौन रोक पाया है? वो बेड पर बैठी उसके साथ लगी रही और रोती रही। चीखों में अब थोड़ी कमी आई थी, मगर उसके रोने और सिसकने में कोई कमी नहीं आई थी। उसने जासवी की पीठ सहलाई और बेसाख्ता उसका सिर चूमा। बस करो मेरी जान, हिम्मत करो। उसे लेकर भी तो आना है ना? उसने इनकार में सिर हिलाया और उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। विवान की शर्ट उसके आंसुओं से भीग रही थी। मुझ पर ही रहम कर लो, रोना बंद कर दो, बस तबीयत खराब हो जाएगी। उसने जासवी को सीधा बिठाया। तभी दरवाज़ा खुला और दादी अंदर आई। विवान ने उन्हें बताया और जासवी को गले लगाकर अब वो दोनों और रोने लगी। विवान ने दादी को समझाया और बाहर के मामले देखने के लिए हॉस्पिटल चला गया। 2 हफ्तों के बाद जासवी उसके सीने पर सिर टिकाए, बाजू उसके गले में लिपेटे बेड पर बैठी हुई थी। अब बस आगे बढ़ना है, उदासी को छोड़ दो। उसने हमेशा की तरह जासवी के बाल सहलाते हुए कहा, मगर अब वो उसे दूर नहीं हटाती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। इन 2 हफ्तों में जासवी विवान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ पाई थी। उसे ऐसा लगता कि विवान अगर उससे दूर चला गया तो वो अकेली रह जाएगी, और विवान भी उसकी हालत समझता था। इसीलिए उसने ऑफिस का काम भी अपने मैनेजर पर छोड़ा हुआ था। इन 2 हफ्तों में विवान को सिगरेट पीने का बिल्कुल भी होश नहीं था। शायद रीजन ये भी हो सकता था कि वो जानता था सिगरेट के धुएं और बू से जासवी को एलर्जी होती है। उसने 2 हफ्तों में सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया था और ना उसे तलब महसूस होती थी। शराब, सिगरेट जैसे हर चीज़ छोड़ दी थी उसने। आप तो अमेरिका जाने वाले हैं ना? हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं यहाँ अकेली। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। न जाने उसने ऐसा क्यों कहा था। क्या वो महसूस नहीं कर पाई थी
कि इतने दिनों से उनके बीच बहुत कुछ बदल गया था, या वो उसके मुंह से इकरार चाहती थी कि जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था, वो सच था। क्या तुम्हें अभी ये सवाल करना चाहिए था? उसने सिर उठाकर विवान को देखा। क्या नहीं पूछना चाहिए था? क्या हमें नहीं पता कि आप बाहर जा रहे हैं और ये शादी भी बस एक। वो कुछ और बोलते इससे पहले ही उसने जासवी के कांपते होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे और जासवी को बोलने से रोक दिया। कुछ देर के बाद वो पीछे हटा और उसे देखा, जो आंसुओं से भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। जो कुछ अभी हुआ था, जासवी का दिल धड़कना भूल चुका था। क्या तुम्हें वो दिखता है जो मेरे दिल में है? वो सिर हाँ में हिलाती उसके गले लग गई। विवान ने भी बिना कुछ कहे उसके चारों ओर बाहों का घेरा तंग किया था। आई लव यू। उसके इकरार पर वो और अधिक रोने लगी। कम ऑन यार, इस पर तो कोई नहीं रोता। फिर क्या करते हैं? उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, जिस पर वो हंस पड़ा था। वही करते हैं जो मैं उस रात कर रहा था और तुम मुझे धक्का देकर चली गई थी। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, तो वो रोते रोते भी हंसकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई। मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही, विवान ने नरम स्वर में कहा। आई लव यू टू। उसके इकरार पर विवान के सीने में एक सुकून सा उतर गया था। बड़ी नरमी से उसे अपनी बाहों में समेटता हुआ वो उसे लेकर तकिए पर लेटा था। उसके और खुद के ऊपर कंबल डालता हुआ उसके कान में धीरे से कुछ गुनगुनाया था, जिसे सुनते ही जासवी शर्म से लाल हुई थी। जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो अब फरार का रास्ता तलाश कर रही थी। बात करने की कौन कह रहा है? मैं तो कुछ और करने की कह रहा हूँ। वो शरारत से हंसते हुए उसके कान की लौ को हल्के से काट गया था। मान जाओ यार, अब सब्र नहीं होता। अब सिगरेट की तलब नहीं होती, अब तुम्हारी तलब होती है। उस दिन जब तुम्हें रात को बाहों में लेकर लेटा था, वही सुकून मुझे फिर से चाहिए। बल्कि उस सुकून से आगे भी एक और सुकून चाहिए। उसके पेट से होता हुआ विवान का हाथ ऊपर की ओर सरक रहा था और फिर एक खास जगह पर आकर उसने अपनी उंगलियां हल्के हल्के से शरारत की थी कि जासवी के लबों से एक सिसकी निकली थी। वो मदहोश सिसकी सुनते ही विवान भी अपने होश में कहाँ रहा था। वो धीरे धीरे हर हद से आगे गुजरता जा रहा था और जासवी ने भी उसे रोका नहीं था। वो खुद अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाकर विवान के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती थी। रात धीरे धीरे सरकती जा रही थी और उनकी खुशियों भरी जिंदगी का आगाज भी हो चुका था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही रोमांटिक नॉवल सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए और रोमांटिक से नॉवल के साथ।